हेलो बच्चों, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मेरा नाम है MK सर। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं। उस टॉपिक का नाम है नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेल पोटेंशियल डिटरमाइन करने के लिए ये फॉर्मूला जो है ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझ गए? तो आज का जो चर्चा है हमारा इस पर टोटल 3 टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। एक कि नर्स्ट इक्वेशन होता क्या है, ठीक है, इससे हम लोग सेल पोटेंशियल को डिटरमाइन कैसे करेंगे। दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि नर्स्ट इक्वेशन का यूज करके हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी भी रिएक्शन का। और तीसरा टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा कंसंट्रेशन सेल किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि नर्स्ट इक्वेशन किसे कहते हैं। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन के लिए अब देखो, नर्स्ट इक्वेशन के लिए किसे कहते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नर्स्ट इक्वेशन जो होता है किसी भी सेल का पोटेंशियल को डिफाइन करता है। और किसी भी सेल का पोटेंशियल जो डिपेंड करेगा वो टेम्परेचर, प्रेशर, नेचर ऑफ गैस और हम कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसी से लेकर हम लोग एक थर्मोडायनेमिकली इक्वेशन जो जानते हैं गिब्स एनर्जी, उसको इस्तेमाल करके किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हम लोग नर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन देखते हैं। तो आइए देखते हैं। ठीक है, द सेल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, द सेल पोटेंशियल is depends upon pressure, temperature and concentration। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन को हम लोग डिफाइन करेंगे। नर्स्ट equation can be defined by gives free energy। ठीक है ना, gives फ्री एनर्जी। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि थर्मोडायनेमिकली जो गिब्स एनर्जी है वो क्या होता है। देखो, तो उसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट और प्लस 2.303 RT log Q। ठीक है ना, ये हमारा गिब्स फ्री एनर्जी का इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ डेल्टा G को हम लोग कहते हैं कि फ्री एनर्जी एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस और यहाँ डेल्टा G को कहते हैं फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा कि डेल्टा G है फ्री एनर्जी एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है ना, और दूसरा है कि डेल्टा G नॉट, यह है फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है ना, स्टैंडर्ड कंडीशंस, ये स्टैंडर्ड कंडीशंस में होता है। और R हम लोग जानते हैं कि R गैस कांस्टेंट है। R क्या है, गैस कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, या दूसरा इसका यूनिट हम लोग 0.0821 भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, T को हम लोग बोलेंगे कि T एक टेम्परेचर है। T क्या है, टेम्परेचर है, हमेशा हम लोग यूज करेंगे केल्विन में। ठीक, Q को बोलते हैं, Q रिएक्शन कोसेंट है, ठीक है, तो हम लोग 1 by 1 हम लोग डिफाइन करेंगे, Q से ही इसको रिलेट करेंगे। सबसे पहला बात कि हम लोग एक पॉइंट जानते हैं, वी नो दैट हम लोग ये बात जानते हैं कि गिब्स एनर्जी जो होता है वो वर्क डन के बराबर होता है, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर होता है। ठीक, तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी जानते हैं कि क्या होता है कि W इज इक्वल टू माइनस NFE सेल। W इज इक्वल टू होता है NFE सेल
और इसके बारे में हम आपको बताए थे कि यह वर्क डन जो होता है, वर्क डन, इसको हम लोग कहते हैं कि यह वर्क डन है, ठीक है ना। अब वर्क डन बराबर होता है, वर्क डन बराबर होता है इक्विवेलेंट टू डिक्रीजेस गिव्स एनर्जी के, ठीक है। इट इज इक्विवेलेंट टू decreases gives free energy, gives free energy। यह किसके बराबर होता है? डिक्रीजेस गिव्स फ्री एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई सेल, तो एन एफ ई सेल। अब चूंकि यह डिक्रीजेस गिव्स एनर्जी के बराबर है तो हम इसमें वर्ड जो यूज करेंगे वो क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। कोई भी बैटरी अगर वर्क करना शुरू करेगा तो कंसिस्टेंटली उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, घटेगा, ठीक है। अब डेल्टा जी मतलब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस पर कितने के बराबर है, माइनस एन एफ ई सेल का। अब हम क्या करेंगे कि पहले आप इसको नोट करो, तब हम इस इक्वेशन को फिर से हम लोग क्या करते हैं कि अब डेल्टा जी को पुट करेंगे इन ई सेल और ई नॉट सेल के टर्म्स में, तब हमारे पास इक्वेशन क्या आएगा, ठीक है। इसको नोट कर लो, मिटा देते हैं। देखो अब जो हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी 2.303 आर टी लॉग क्यू के बराबर है। और हम जान रहे हैं कि डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल है, ठीक है। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल है, और तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है ना, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। क्या करेंगे कि ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन 1 में डाल देंगे, इसमें हम पुट कर देते हैं। इसको हम मान लेते हैं कि यह इक्वेशन 1 है। तो वैल्यू ऑफ डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट पुटिंग इन एबव इक्वेशन, ठीक है ना, एबव इक्वेशन। इस इक्वेशन में अगर हम ये दोनों वैल्यू को पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू। समझ गए बात को। अब क्या करेंगे हम लोग कि एन एफ से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, एन एफ, ठीक है। अब देखो तो एन एफ से एन एफ कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो ये वाला कैंसिल नहीं होगा, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, माइनस ई सेल इज इक्वल टू माइनस ई नॉट सेल और प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू अब बाई एन इंटू एफ, ठीक। अब देखो माइनस कॉमन ले लेते हैं, जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल और प्लस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग क्यू, ठीक है ना। अब इसी क्यू को हम लोग डिफाइन करेंगे, क्यू को हम लोग किसी पर्टिकुलर रिएक्शन से डिफाइन करेंगे, जिससे इस क्यू का वैल्यू हम पुट कर देंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि वही नेक्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो देखो कि क्यू को क्या कहते हैं, रिएक्शन कोसेंट कहते हैं, ठीक है ना। क्यू को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन कोसेंट। तो रिएक्शन कोसेंट, ठीक है, ये हमारा क्यू हो गया। देखो तो यह होता है रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड each raised to the power कोफिशिएंट, ठीक है। उसका कोफिशिएंट जो होगा वो पावर में चला जाएगा।
ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को याद रखेंगे, सिर्फ कुछ नहीं करना है, इसमें Q का वैल्यू हम लोग निकालेंगे और इस Q के जगह पर पुट कर देंगे और उसी को हम लोग कहेंगे कि यह नर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, नोट करो इसको। अब देखो हम कोई एक रिएक्शन लेते हैं, जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है, वो रिएक्शन को अगर हम लोग लेते हैं, जैसे मान लो कि फॉर जनरल रिएक्शन मान लेते हैं यहाँ पर उस रिएक्शन को कि अल्फा ए है और प्लस बीटा बी है और ये कन्वर्ट हो रहा है गामा सी और प्लस डेल्टा डी में। ठीक है, तो अब यहाँ देखो तो एक चीज कि मोलर रेशियो जो है, मोलर रेशियो ऑफ ए बी सी और डी, ठीक है, ए बी सी का मोलर रेशियो कितना है, ए का अल्फा, तो अल्फा, और बी के लिए बीटा, सी के लिए गामा और डी के लिए क्या है, डेल्टा है। अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ रिएक्शन कोसेंट, Q इज डिफाइन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही होता है हमारा। ठीक है, अब क्या करोगे कि जैसे यहाँ पर से Q डिफाइन करेंगे तो ये हमारा प्रोडक्ट है, तो क्या हो जाएगा, देखो प्रोडक्ट के लिए अगर Q लिखना चाहे तो देखो C रेज टू द पावर गामा हो जाएगा और D रेज टू द पावर डेल्टा डिवाइडेड बाई A रेज टू द पावर अल्फा और B रेज टू द पावर बीटा। अब इसी Q के वैल्यू को हम लोग पुट कर लेंगे किसमें, इक्वेशन 1 में। जो हमारे पास इक्वेशन है वो है E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF log Q। ठीक है, अब इसी Q को रिप्लेस कर देंगे केमिकल रिएक्शन से कंसंट्रेशन के टर्म्स में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा फाइनल इक्वेशन, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल और माइनस 2.303 RT और बाई NF log। अब देखो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू द पावर डेल्टा और D का पावर है डेल्टा, C का पावर गामा, D का पावर डेल्टा और A का पावर कितना हो जाएगा, अल्फा, और B के लिए हम लोग लिख सकते हैं बीटा। इसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं कि नर्स्ट इक्वेशन है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड नर्स्ट इक्वेशन। इससे बहुत हम लोगों को सवाल मिलेगा। ठीक है, अगर कोई भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, जिसे हम एग्जांपल के लिए लेते हैं, या उससे पहले एक और काम करो, अगर हम लोग टेम्परेचर को फिक्स कर लेते हैं, ध्यान से देखो यहाँ हम बता रहे हैं, इसको नोट कर लेना। ठीक है, देखो अगर कोई बोल रहा है कि एट 25 डिग्री सेल्सियस, अगर 25 डिग्री सेल्सियस मतलब इसको केल्विन में कितना था, 298, तो हमको कन्वर्ट करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि जब 25 डिग्री सेल्सियस होगा तो 2.303 RT बाई F यह बराबर होता है 0.059 के। ठीक है ना, कितने के बराबर होता है, 0.059 के। यहाँ से देखो जैसे 2.303 R के लिए तुम वैल्यू लेना 8.314 और इनटू टेम्परेचर 298 और डिवाइडेड बाई 1 फैराडे बराबर कितना होता है, तो 96,500। इसको सॉल्व करोगे तो ऑलमोस्ट इतना आ जाएगा 0.05059। अब ये वैल्यू को हम लोग उसमें पुट कर लेते हैं, तो हमारा जो इक्वेशन होगा E सेल बराबर क्या हो जाएगा, E नॉट सेल और माइनस 0.059 बाई N लॉग C रेज टू द पावर गामा, D रेज टू द पावर डेल्टा और A रेज टू द पावर अल्फा
और बी का पावर कितना हो जाएगा, बीटा। ठीक, तो एक ये आसान इक्वेशन है। हम ये कह रहे थे कि अगर कोई बैलेंस इक्वेशन दे, जरूरी नहीं कि 4-5 ही हो, एक भी कंपोनेंट्स हो सकता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का ही हम लोग हर बार इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे एक एग्जाम्पल, इसको नोट कर लेना। देखो, अब देखो जैसे मान लो कि कोई 2a है और ये कन्वर्ट हो रहा है किस में, 3b में। तो इसके लिए अगर नस्ट इक्वेशन हमको लिखना होगा तो क्या करेंगे, देखो तो यहाँ पर मोलर रेशियो कितना हो जाएगा, मोलर रेशियो जो होगा वो हो जाएगा A/B के लिए कितना, 2:3। अब यहाँ से अगर हम सोल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, देखो जैसे ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल और माइनस 2.303 RT बाई NF और लॉग, देखो B के पावर कितना है, तो B का पावर 3 है और डिवाइडेड बाई A का कितना, तो A का पावर स्क्वायर हो जाएगा। इसी को कहेंगे, अगर इसको हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस पर लिखते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस पर लिखेंगे तो यही इक्वेशन क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल और माइनस 0.059 बाई n और लॉग b रेज टू द पावर 3 और a का पावर कितना हो जाएगा, 2। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को बनाएंगे कि जो कंसंट्रेशन होगा, सिर्फ कंसंट्रेशन से मतलब नहीं है, उसके कोफिशिएंट कितना है उस पर भी कंसिडर करना, वो चला जाता है पावर में। ठीक है, तो ये हमारा नस्ट इक्वेशन का प्रॉपर्टीज है। ठीक है, नस्ट इक्वेशन के यूज करके हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए अब उस पर हम कुछ बात करते हैं। ठीक है, जैसे देखो पॉइंट है कि डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग कैसे कोरिलेट करेंगे और वहां से सवाल हम लोग कैसे बनेंगे, उसी पर हम लोगों को चर्चा करना है। ठीक है, अब देखो कि सबसे पहला पॉइंट हमारे पास नस्ट इक्वेशन को डिफाइन करने से पहले एक बात जानना जरूरी होगा कि एट इक्विलिब्रियम सेल पोटेंशियल एट नॉन स्टैंडर्ड कितना हो जाता है, 0। जैसे ही हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम के लिए, प्रीवियस लेक्चर में बताए थे, इक्विलिब्रियम के लिए बात करेंगे तो ई सेल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब ई सेल 0 हो जाएगा तो हमारे पास उस कंडीशन में कह सकते हैं कि नाउ रिएक्शन कोसेंट इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब K इज इक्वल टू Q इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखो फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन के मदद से हम लोग अब क्या करेंगे, तो नस्ट इक्वेशन क्या होता है, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग Q। तो अब इक्विलिब्रियम कंडीशंस पर लिखेंगे तो ई सेल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 और क्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो के इक्विलिब्रियम में। तो देखिए कि एट इक्विलिब्रियम, जब हम लोग बात करेंगे इक्विलिब्रियम का तो उस कंडीशंस में क्या हो जाएगा, देखो 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल, 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 बाई NF RT लॉग के इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, लॉग के इक्विलिब्रियम। 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग के इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, लॉग के इक्विलिब्रियम। अब देखो हम ई नॉट सेल को इधर ले आएंगे तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, फिर नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल जो इक्वेशन आया वो ई नॉट सेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.303 RT बाई NF लॉग के इक्विलिब्रियम। ठीक है ना,
तो हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी नस्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करके आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट, एक चीज और ध्यान देना, जैसे अगर मान लेते हैं कि यहाँ 25 डिग्री की बात हो, एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब 25 डिग्री सेल्सियस लेंगे तो यहाँ से ई सेल कितना हो जाएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 बाई एन लॉग के इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों को ई नॉट सेल और सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, अगर हमको पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में अगर पूछता है तो वहां से हम नस्ट इक्वेशन को कैसे इस्तेमाल करेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो निकालने का तरीका हम लोग सीख लिए, ठीक है ना। तो अब उसके बाद हम लोग सीखते हैं कि पार्शियल प्रेशर के लिए क्या हो सकता है। तो कोई बड़ा मैटर है नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे कि हम लोग फॉर्मूला में पार्शियल प्रेशर और हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए देखो, तो हम यहाँ पर बताते हैं, इसको नोट कर लेना। अब देखो, जैसे यहाँ पर है कि नस्ट इक्वेशन in terms of पार्शियल प्रेशर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में हम लोग कैसे लिखेंगे। हमारे पास नस्ट इक्वेशन क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 बाई एन एफ आर टी लॉग क्यू, ठीक है। इसी क्यू को हम लोग बदल लेंगे प्रेशर और टेम्परेचर में, तब क्यू इज इक्वल टू जो होगा वो हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस, ठीक है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस। अब इसको उसमें पुट कर दोगे तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल और माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग concentration of H plus divided by partial pressure of H2. This is the Nernst equation in terms of partial pressure. इसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन गैस ही इस्तेमाल होता है। अगर हम इसको 25 डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे तो 25 डिग्री पर ये क्या हो जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 डिग्री के लिए, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस, जब 25 डिग्री सेल्सियस रखेंगे तो ई सेल इज इक्वल टू हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नस्ट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो आज दो टॉपिक हम लोग इसमें पढ़े कि एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नस्ट इक्वेशन की यूज करके कैसे निकालेंगे। पहला हम लोग पढ़े थे कि नस्ट इक्वेशन होता क्या, उसका डेरिवेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, उसके मदद से हम लोग सेल पोटेंशियल वगैरह कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब इसमें एक टॉपिक और है, वो है कि कंसंट्रेशन सेल किसे कहते हैं, ठीक है ना, कंसंट्रेशन सेल किसे कहते हैं, इसको बढ़िया से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंसंट्रेशन सेल होता क्या है, जिस सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल 0 वोल्ट हो, जिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल 0 वोल्ट होगा, उस सेल को हम लोग कहेंगे कि कंसंट्रेशन सेल। इससे ज़्यादा इसमें खास बात यह है कि यह सेल का कंस्ट्रक्शन, मतलब जो बनाया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के एलिमेंट का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। फर्क इतना है कि इसमें एनोड और कैथोड का कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिफरेंट रहता है। तो वैसे सेल को हम लोग कंसंट्रेशन सेल कहते हैं, द सेल हुज स्टैंडर्ड पोटेंशियल इज 0 वोल्ट, ठीक है। जिस सेल का स्टैंडर्ड मतलब ई नॉट सेल जो होगा, ई नॉट सेल 0 होगा, वैसे सेल को
हम लोग कहेंगे कि यह कंसंट्रेशन सेल है। दिस सेल इज नोन एज कंसंट्रेशन सेल। समझ के बात को। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो समझते हैं कि कंसंट्रेशन सेल में जैसे मान लो कि कोई एलिमेंट हम लेते हैं एम, तो एक ही एलिमेंट से हम लोग इस सेल को बना लेंगे और सिर्फ याद रखना कि कंसंट्रेशन जो होगा एनोड का अलग होगा और कैथोड का अलग होगा। ठीक है ना। तो द सेल हुज स्टैंडर्ड पोटेंशियल इज 0 वोल्ट, इट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एलिमेंट बट डिफरेंट कंसंट्रेशन इज नोन एज कंसंट्रेशन सेल। इसमें 2 पॉइंट याद रखना। एक तो कंसंट्रेशन सेल में ई नॉट सेल का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। कंसंट्रेशन सेल का बनावट कैसा होता है, एक तरह का एलिमेंट से होता है। तो देखो अब इसको हम लोग सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं, फिर इसको नेक्स्ट इक्वेशन से जोड़ेंगे, ई नॉट सेल को 0 करेंगे, तब क्या वैल्यू आता है। ठीक। अब चूंकि इसमें कह रहा है कि सेम टाइप्स ऑफ एलिमेंट से बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि लेट अस कंसीडर टू इलेक्ट्रोड ऑफ सेम एलिमेंट लाइक एक हम लोग मान लेते हैं Mn+2m सॉलिड। इसका कंसंट्रेशन को हम लोग मान लेते हैं कि यह C1 है, और दूसरा हम लोग मान लेते हैं Mn+ इक्वस, यहाँ भी इक्वस होगा, और इसके कंसंट्रेशन को हम लोग C2 मान लेते हैं, और ये भी कन्वर्ट हो रहा है तो M सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ जो दोनों जो हम लोगों का दिया हुआ है वो कैसा है, रिडक्शन पोटेंशियल है। तो यहाँ देखो ध्यान से हम मान लेते हैं कि इफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Mn+ इक्वस कंसंट्रेशन C2 इज कन्वर्टेड इनटू M सॉलिड, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वह ज़्यादा है किससे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Mn+ इक्वस जिसका C1 कंसंट्रेशन है, ठीक है ना, और ये कन्वर्ट हो रहा है M सॉलिड में। ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं कि हायर रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ होता है, कैथोड पर होता है। कैथोड पर जो पोटेंशियल होता है वो ज़्यादा होता है, और एनोड पर जो पोटेंशियल होता है वो कम होता है। तो यहाँ जिसका कंसंट्रेशन C2 है वो कहाँ वर्क करेगा, कैथोड पर वर्क करेगा। ठीक है ना। इट वर्क्स एज Mn+ इक्वस C2, इट वर्क्स एट कैथोड, ये कहाँ वर्क करेगा, कैथोड पर। और दूसरा देखो ये वाला जो है Mn+ इक्वस जिसका कंसंट्रेशन C1 है, यह कहाँ वर्क करेगा, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो ये वर्क करेगा एनोड पर। तो क्या हो जाएगा, इट एक्ट्स एज एनोड, या वर्क्स एज एनोड। ठीक है, ये एनोड पर जाएगा। अब देखो कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन होता है, और एनोड पर ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन होता है। तो क्या हो जाएगा, एट एनोड एनोड के लिए ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन होता है। जब ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन होगा तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो M कन्वर्ट हो रहा है Mn+ इक्वस फॉर्म में, इसका कंसंट्रेशन C1 है। ठीक है। और दूसरा हम लोग लेंगे कि एट कैथोड, जब बात हम लोग करेंगे कैथोड का, तो कैथोड के लिए जो पॉइंट आएगा वो क्या होगा कि रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन होगा। यहाँ कैसा हो जाएगा, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है ना, कैसा होगा, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन होगा। जब रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, Mn+ इक्वस, ये कन्वर्ट हो रहा है, इसका कंसंट्रेशन C1 है, और इसमें ना N इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, जितना लॉस किया है उतना ऐड कर देंगे ताकि इक्वेशंस बराबर हो जाए। और इसमें फिर क्या करोगे, N इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे, तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, Mn+, सॉरी यहाँ M सॉलिड हो जाएगा, M क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस दोनों इक्वेशंस को हम लोग ऐड करेंगे। जब दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो देखो ऐड करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, इधर अब देखते हैं, इसको नोट कर लेना। ठीक है,
देखो जब हम इस इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं तो जो हमको मिलेगा वही Q का वैल्यू होगा। देखो तो जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम सॉलिड से कैंसिल हो जाएगा, और n इलेक्ट्रॉन लॉस है और n इलेक्ट्रॉन गेन है तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो जो मिलेगा आपको वो क्या है कि एम n प्लस इक्वस, जिसका कंसंट्रेशन C2 है, यह कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना, यह कन्वर्ट हो रहा है किस में, यह कन्वर्ट हो रहा है एम एन प्लस इक्वस, और इसका कंसंट्रेशन है C1। अब देखो Q जो डिफाइन होता है वो क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर देखो इसके लिए क्या हो जाएगा, एम एन प्लस इक्वस और कंसंट्रेशन C1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, एम एन प्लस इक्वस, और इसका कंसंट्रेशन को हम लोग C2 कहेंगे, और यही हमारा Q होगा। Q को और हम लोग अब सिंपली अगर लिखना चाहें तो कंसंट्रेशन ऑफ एनोड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, कंसंट्रेशन ऑफ एनोड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। अब इसी फॉर्मूला को हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, और नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा वो देखो। जैसे देखो कह रहा है फ्रॉम नेक्स्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो फॉर्मूला है वो था ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF log Q, ठीक है। और जब कंसंट्रेशन सेल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर कंसंट्रेशन सेल में ई नॉट सेल का वैल्यू 0 होता है, ई नॉट सेल कितना हो जाएगा 0, और Q का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, Q इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ CM1 बाई C2, तो जिसको हम लोग C1 बाई C2 लिखते हैं, तो C1 बाई C2। ये ध्यान रखना ये एनोड का होगा और यह कैथोड का होगा, ठीक है, कैथोड का होगा। अब यहां से हम इसमें पुट करते हैं तो फाइनल कंसंट्रेशन इक्वेशन जो आएगा कंसंट्रेशन सेल का इक्वेशन वो हो जाएगा 0 और माइनस 2.303 RT बाई NF log C1 upon C2, that is E cell is equal to minus 2.303 RT by NF log C1 by C2, ठीक। अगर हम इसको 25 डिग्री सेल्सियस पर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.0, देखो यहाँ से आ जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस के लिए कितना आ जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस के लिए एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ जो वैल्यू है वो हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059 बाई एन लॉग C1 बाई C2। ध्यान देना हम लोग जब प्रॉब्लम शुरू करेंगे PYQ बनाएंगे तो यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चंस में हम लोग मान लेंगे कि यह 0.06 है, थोड़ा सा आसान कैलकुलेशन के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, नर्स इक्वेशन से हमेशा सवाल आता है, हम PYQ भी करेंगे तब देखिएगा कि ज़्यादातर इक्वेशन उसमें रहता है, ठीक है ना, कि PYQ का इस्तेमाल जब क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो देखेंगे कि नर्स इक्वेशन का इस्तेमाल हम लोग कितना ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का आखिरी टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आप इसको 100% प्रिपेयर करके रखेगा। बोर्ड एग्जाम में भी नेक्स्ट इक्वेशंस का डेरिवेशंस पूछता है, 5 नंबर का प्रॉब्लम रहता है, तो आप आसानी से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।